हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो याद रखना है, नदीतमा अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ जो कहा गया है, किसे कहा गया है याद रखना, सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनायन और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनायन और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो आपको याद रखना है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजित हो गया था। किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनायन और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो याद रखना है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, मौर्य काल में कंठ का शोधन किस प्रकार का न्यायालय होता था। तो मौर्य काल में कंठ का शोधन जो है किस प्रकार का न्यायालय होता था। तो आपको याद रखना है, फौजदारी न्यायालय होता था। मौर्य काल में कंठ का शोधन जो है फौजदारी न्यायालय होता था। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फौजदारी न्यायालय होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है, यह किस नदी के तट पर है। गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में स्थित है, यह किस नदी के तट पर है। तो याद रखना है, दशावतार जो है मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है, यह किस नदी के तट पर है। तो याद रखना है, बेतवा नदी के जो है तट पर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेतवा नदी के तट पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, चोल प्रशासन में वड़ियम क्या होता था जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता था। चोल प्रशासन में वड़ियम क्या होता था जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता था। तो याद रखना है, वड़ियम जो है कार्यकारी समितियां होता था जो सुचारू रूप से चलाता था। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में दीवान मुश्ताक राज विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दीवान मुश्ताक राज विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो याद रखना है, किस उद्देश्य से की गई थी, तो बकाया राजस्व की वसूली के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, अकबर द्वारा वर्ष 1580 में लागू की गई 10 साला प्रणाली को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी। अकबर द्वारा वर्ष 1580 में लागू की गई 10 साला प्रणाली को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो याद रखना है, मुख्य भूमिका जो है राजा टोडरमल की थी। अकबर द्वारा वर्ष 1580 में लागू की गई 10 साला प्रणाली को तैयार करने में मुख्य भूमिका जो थी राजा टोडरमल की थी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1580 में लागू की गई 10 साला प्रणाली जो है तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो राजा टोडरमल, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी घोष ने। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रास बिहारी घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना, अनुच्छेद 111 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, यदि लोकसभा में किसी बिल पर मत बराबर हो जाए तो स्पीकर का निर्णायक मत किसके अनुच्छेद के तहत आता है। यदि लोकसभा में किसी बिल पर मत बराबर हो जाए तो स्पीकर का निर्णायक मत किस अनुच्छेद के तहत आता है। याद रखना है, स्पीकर का निर्णायक मत जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 100 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 100 के तहत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है 44वां संशोधन के द्वारा जो है सशस्त्र विद्रोह जो है जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं। तो याद रखना है किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं, तो मणिपुर पर जो है लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में किस विषय की समीक्षा के लिए किया गया था। तो सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में किस विषय की समीक्षा के लिए किया गया था, तो आपको याद रखना है केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में किस विषय की समीक्षा के लिए किया गया था, तो याद रखना है केंद्र राज्य संबंध के विषय की समीक्षा के लिए जो है जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखना है समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना है देश के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो देश के प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय ने किस प्रसिद्ध मामले में कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने किस प्रसिद्ध मामले में कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती है। तो याद रखना है छीन या कम नहीं कर सकती है, तो याद रखना है गोलकनाथ मामला को जो है अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 149 जो है भारतीय संविधान के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो याद रखना है महालेखा परीक्षक और कर्तव्यों से संबंधित जो है अनुच्छेद 149 के तहत शक्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को जो है 2 बार पार करती है। तो आपको याद रखना है मकर रेखा को 2 बार पार करती है कौन सी नदी है, तो लिम्पोपो जो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार पार करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, 2 महासागरों को जोड़ने वाली मलक्का जल संधि किन 2 जल निकायों के बीच संपर्क स्थापित करती है। 2 महासागरों को जोड़ने वाली मलक्का जल संधि किन 2 जल निकायों के बीच संपर्क स्थापित करती है। तो आपको याद रखना है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जो है जल संधि किन 2 जल निकायों के बीच संपर्क में स्थापित करती है, तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जो है स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध क्याबुल लमजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध क्याबुल लमजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो याद रखना है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो आने वाले जवाड़ को क्या कहा जाता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो आने वाले जवाड़ को क्या कहा जाता है? तो आने वाले जवाड़ को जो है लघु जवाड़ कहा जाता है। आने वाले जवाड़ को क्या कहा जाता है? तो आने वाले जवाड़ को जो है वृहत जवाड़ कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो आने वाले जवाड़ को जो है क्या कहा जाता है? याद रखना वृहत जवाड़ जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वृहत जवाड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, जेट स्ट्रीम पावने वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से तीव्र गति से चलती है? जेट स्ट्रीम पावने वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से तीव्र गति से चलती है? तो याद रखना है मुख्य रूप से तीव्र गति में चलती है तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो याद रखना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की है। भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक इकाई का प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक इकाई को प्रयोग किया जाता है? इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉप्सन इकाई का जो है प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, अल नीनो घटना का संबंध किस महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने से है? अल नीनो घटना का संबंध किस महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने से है? याद रखना है असामान्य रूप से गर्म होने से है। तो याद रखना है प्रशांत महासागर। अल नीनो घटना का संबंध किस महासागर से है? तो प्रशांत महासागर से है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, प्रकाश के किस गुण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं? प्रकाश के किस गुण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं? तो याद रखना है प्रकाश के किन गुण के कारण होते हैं? तो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले जो है रंगीन दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधकर रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधकर रखने वाले बल को जो है क्या कहा जाता है? तो याद रखना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधकर रखने वाले बल को परवल नाभिकीय बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परवल नाभिकीय बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है और इसका परमाणु भार कितना होता है? तो भारी जल का रासायनिक नाम जो है क्या है? याद रखना है तो भारी जल का रासायनिक नाम जो है क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है और इसका परमाणु भार जो है 20 है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है और इसका परमाणु भार जो है 20 है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, सिरके में पाया जाने वाला मुख्य अम्ल कौन सा है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिरके में पाया जाने वाला मुख्य अम्ल कौन सा है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिरके में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? तो एजेटिक अम्ल है और इसका रासायनिक सूत्र जो है सिरके में पाया जाने वाला मुख्य अम्ल कौन सा है?
तो याद रखना एजेटिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एजेटिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे और इसका रासायनिक सूत्र जो है मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है आप सभी पोस्ट में जाकर देखिएगा, जो 4 ऑप्शन के साथ पोस्ट करता हूँ वहाँ पर सभी का आपको रासायनिक सूत्र मिल जाएगा। आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा इसका रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण करने वाले फ्लोएम उत्तक में कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से सहायक होती हैं। पौधों में भोजन का स्थानांतरण करने वाले फ्लोएम उत्तक में कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से सहायक होती है। तो आपको याद रखना है कौन सी कोशिकाएं जो है मुख्य रूप से सहायक होती है, तो चालनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं जो है सहायक होती है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण करने वाले फ्लोएम उत्तक में कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से सहायक होती है, तो चालनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मांसपेशियों को के समन्वय को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। तो आपको याद रखना है सेरेबेलम, सेरेबेलम याद रखना है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है, तो सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना है प्रतिरोध जो है दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है किस आनुवंशिक रोग को शाही बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन के राजघराने में फैला था। किस आनुवंशिक को शाही बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन के राजघरानों में फैला था। तो आपको याद रखना है ब्रिटेन के राजघराने में कौन सा शाही बीमारी फैला था, तो आपको याद रखना है कौन सा बीमारी फैला था, तो हीमोफोलिया। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीमोफोलिया फैला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष का निर्धारण वर्तमान में कौन सी संस्था करती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष का निर्धारण वर्तमान में कौन सी संस्था करती है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है निर्धारण वर्तमान में कौन सी संख्या करती है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष का निर्धारण वर्तमान में कौन सी संस्था करती है, तो याद रखना है कौन सी संस्था करती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है बैंकिंग क्षेत्र में बैड बैंक की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बैंकिंग क्षेत्र में बैड बैंक की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है, तो याद रखना है बैड बैंक की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है, तो पनपीय अर्थात और निष्पादित आस्तियों को खरीदना और वसूलना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है किस वक्र के माध्यम से किसी देश में आय के विवरण की असमानता को मापा जाता है। किस वक्र के माध्यम से किसी देश में आय के वितरण की असमानता को मापा जाता है, तो आय के वितरण को असमानता को मापा जाता है, तो याद रखना है लॉरेंज वक्र के नियम के अनुसार किसी वक्र के माध्यम से किसी देश में आय का वितरण की असमानता को मापा जाता है, लॉरेंज वक्र। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉरेंज वक्र के वितरण के आधार पर जो है असमानता को मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है बिहार का पहला चीनी उद्योग वर्ष 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था। बिहार का पहला चीनी उद्योग वर्ष 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखना है कहाँ स्थापित किया गया था, तो मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। बिहार का पहला चीनी उद्योग वर्ष 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था, मढ़ौरा में। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मढ़ौरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में
चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है जो सीमेंट उद्योग के लिए सहायक है? बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है जो सीमेंट उद्योग के लिए सहायक है? याद रखना है, कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार है? तो कैमूर और रोहतास में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, बराबर की गुफा स्थित सुदामा गुफा का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था? बराबर की गुफा में स्थित सुदामा गुफा का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना है, किस मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बराबर की गुफाओं में स्थित सुदामा गुफा का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था? अशोक द्वारा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के किस भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है बिहार के किस भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आपको याद रखना, दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नीति आयोग के सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नीति आयोग के सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है, किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2018 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 2018 में की गई थी। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।